ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन और अदर वीडियो हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। आज मैं आपके सामने भारतीय कृषि से जुड़े हुए 50 ऑब्जेक्टिव लेकर उपस्थित हूं और इनमें हम लोग कृषि से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको कृषि के 3 लेक्चर के द्वारा कृषि की हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां जाके वो लेक्चर देख लें। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें जिससे आपको अपने टेस्ट करने का एक अपने नॉलेज को एक टेस्ट करने का एक तरीका मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उन प्रश्न को देख लें और अगर आपको ये MCQ अच्छी लगती है तो इसके बाद मैं फिर से 50 प्रश्नों की MCQ आपके सामने फिर से लेके आऊँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन और डी वर्षा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको पता होगा कि भारतीय कृषि जो है वो वर्षा आधारित कृषि अधिकतर है और सिंचाई की सुविधाएं इतनी नहीं है, इसलिए भारतीय कृषि को जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो है वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वर्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नकदी फसल में से निम्नलिखित सम्मिलित कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए कपास, बी जूट, सी गन्ना, डी गेहूँ। नकदी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनको मुख्यतः बेचने के लिए उगाया जाता है और जिनको बेचकर तुरंत नकदी प्राप्त की जाती है उसको नकदी फसलें कहा जाता है। इसमें से कपास, जूट और गन्ना ये तीनों नकदी फसलें हैं। डी जो गेहूं है वो नकदी फसल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी गेहूं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? प्रश्न नंबर 3। इसका ऑप्शन है ए गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा रेपसीड और चौथा है जूट। रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो लगभग ठंड के महीने में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में, और इसको फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। तो गेहूं, जौ और रेपसीड ये जो तीनों फसलें हैं ये ठंड के मौसम में बोई जाती हैं। इसमें से चौथी जो जूट की फसल है वो एक खरीफ की फसल है, वो गर्मियों के मौसम में लगभग जून में बोई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा और रेपसीड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश और डी पंजाब। जिसमें से पश्चिम बंगाल और पंजाब ये दोनों भारत के सबसे बड़े चावल उत्पादक राज्य हैं। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं, सी चना और डी गन्ना। तो चावल जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है, उसके बाद गेहूं का नंबर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए चावल। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल के कटोरे के लिए इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी इंडो गंगा क्षेत्र, सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, डी केरल और तमिलनाडु। तो आपको पता होगा कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल, तमिलनाडु, इंडो गंगा क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों में लगभग सब में चावल उगाया जाता है, लेकिन जो इंडो गंगा क्षेत्र है यहाँ पर चावल की ज़्यादा पैदावार की जाती है क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और खासकर यहाँ पे मिट्टी भी उसी प्रकार की पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो इसका आंसर होगा बी इंडो गंगा क्षेत्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। इसमें से पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों में खाद्यान्न काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन पूरा खाद्यान्न का पूछा है तो इसका आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा सी उत्तर प्रदेश।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि घेरने वाली फसल कौन सी है? तो आपको पता होगा कि भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर कौन सी खेती की जाती है। इसके बाद हमारे सामने है प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि को घेरने वाली फसल है। ए गेहूं, बी चावल, सी कपास या डी गन्ना। आपको सब पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो भाग पर फसल बोई जाती है वो फसल है चावल, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी चावल। चावल जो रहेगा। प्रश्न नंबर 9, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऑप्शन है ए गन्ना, बी कपास, सी गेहूं और डी चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी चावल। चावल सबसे ज़्यादा उपज देने वाली फसल है। प्रश्न नंबर 10, भारत में हरित क्रांति किस फसल के मामले में सर्वाधिक सफल रही? आपके सामने ऑप्शन है ए गेहूं और चावल, बी ज्वार व तिलहन, सी गेहूं और आलू, डी चाय और कॉफी। हरित क्रांति आप जानते होंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत खाद्यान्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था। भारत खुद की खाद्यान्न की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर सकता था। इसी वजह से देश में कई अकाल पड़ते थे तो काफ़ी दिक्कत होती थी। इसी वजह से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में फसल बढ़ाने वाली एक योजना प्रारंभ की गई, जिसमें कई अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद और सिंचाई के उपकरण प्रयोग किए गए, जिससे भारत में कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा, और जो फसल थी जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा वो था गेहूं व चावल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेहूं व चावल। हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सब याद रखने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 11, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पीजे कुरियन और डी एम.एस. स्वामीनाथन। अभी मैंने बताया था कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था, इसलिए हरित क्रांति के भारत में जनक जो है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। और इसके अलावा जो पीजे कुरियन है, पीजे कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित क्रांति है उसका जनक माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था? हरित क्रांति में आपको पता होगा कि चावल और गेहूं का जो अंश था वो बढ़ गया था, और आपके ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए ए गेहूं, बी चावल, सी दलहन व मोटा अनाज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दलहन व मोटा अनाज। इसका अंश कम हो गया था और इसकी जगह गेहूं और चावल ने ले ली थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि खाद्यान्न के मामले में जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो राज्य क्या होगा? अन्न का भंडार कहा जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी छत्तीसगढ़। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर रहेगा ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अभी हम लोगों ने भारत में हरित क्रांति के जनक जाने, वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसके ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉग और डी अब्दुल कलाम आजाद। आपको यहाँ पे पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक पूरे छा गया है, ना कि भारत में। तो आपको यहाँ याद रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और जिनको अपनी इस नवीनता के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और इन्होंने पूरे विश्व के खाद्यान्न उत्पादन के मामले में काफ़ी अधिक उन्नति कराई। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुजरात। वहाँ पे सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य। प्रश्न नंबर 17, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो दालों का कुल दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खासकर मालवा क्षेत्र में दालों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड और डी सिक्किम। केसर जो है वो सबसे ज़्यादा ठंड में जहाँ होती है वहाँ उगाया जाता है। तो केसर मुख्यतः भारत में जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी आसाम और डी पंजाब। लगभग इन सभी राज्यों में रेशम का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो शहतूती रेशम है और सबसे अगर कुल रेशम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेशम जो है वो कर्नाटक में उत्पादित की जाती है। भारत में 4 प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें जो शहतूती रेशम होती है, शहतूत का पेड़ होता है और उस पर कोकून नाम का एक कीड़ा होता है जो रेशम का निर्माण करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में देखा जाए तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 22, सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में देखा जाए तो सब्जी उत्पादन का ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सब्जी उत्पादन में भी चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, आम, केला, खट्टे नींबू या नींबू प्रजाति के जितने भी फल होते हैं, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी, इसके आदि के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। भारत इन फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी उड़ीसा। तो अगर जूट उत्पादन में देखा जाए तो जूट जो है वो डेल्टाई क्षेत्र में ज़्यादा होता है खासकर। तो जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, इन भागों में ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, देश है, और भारत में जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, भारत में बृहद पैमाने पर जूट किस नदी घाटी में की जाती है? ऑप्शन है ए दामोदर, बी गंगा, सी हुगली और डी ब्रह्मपुत्र। तो आपको अगर याद हो कि पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है मुख्यतः, तो आपको इसका आंसर देने में बहुत आसानी होगी। पश्चिम बंगाल की जो नदी है वो है हुगली। तो हुगली नदी की घाटी में सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? ऑप्शन है ए जोरहाट, बी नीलगिरी, सी दार्जिलिंग और डी कूच बिहार। नीलगिरी तमिलनाडु क्षेत्र में है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। खासकर तमिलनाडु में चाय की खेती की जाती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है और कूच बिहार ये आसाम का भाग है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्तम प्रकार की चाय जो होती है वो दार्जिलिंग में पैदा की जाती है और दार्जिलिंग की चाय सबसे महंगी चाय मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है डी मध्य प्रदेश। इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। चलिए 29वां प्रश्न है, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः किस देश से करता है? ऑप्शन है ए मिस्र व सूडान से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी पाकिस्तान से या डी इन सभी में से। तो लंबे रेशे का जो कपास होता है भारत लगभग इन सभी देशों से आयात करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 30,
तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तंबाकू के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 31, नीली क्रांति का संबंध किससे है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या फिर नदियों को जोड़ने से? तो आपको याद होगा कि नीला जो होता है वो समुद्र होता है और समुद्र में मछलियाँ होती हैं, इसलिए नीली क्रांति का जो संबंध रहेगा वो रहेगा मत्स्य के उत्पादन से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 32, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल या डी केरल। ये सभी तटीय राज्य हैं और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पूछा है स्वच्छ जलीय मछली, मीन्स जो स्वच्छ पानी में, मीठे पानी में जो मछली पकड़ी जाती हैं, मतलब नदी या तालाबों से, तो वो सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती हैं पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 33, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा? मैंने आपको बताया था कि 1970 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए और लोगों को स्वच्छ और शुद्ध दूध प्रदान करने के लिए श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया गया था। उससे भारत जो कभी दूसरे नंबर पर हुआ करता था, अमेरिका पहले नंबर पर हुआ करता था, उसके बाद भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला। प्रश्न नंबर 34, भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 35, भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है ए 1951, बी 1970, सी 1975 और डी 1985। हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा बी 1970। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पीजे कुरियन या डी एम.एस. स्वामीनाथन? तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा पीजे कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी कृष्ण क्रांति या डी पीली क्रांति? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, हरित क्रांति फसलों के उत्पादन से, पीली क्रांति जो तिलहन होती है उनके उत्पादन से, और सी कृष्ण क्रांति जो होती है वो पेट्रोलियम के उत्पादन से होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, कृष्ण क्रांति। प्रश्न नंबर 38, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ए टमाटर उत्पादन, बी मांस उत्पादन, सी खाद्यान्न उत्पादन या डी झींगा उत्पादन? तो जो गुलाबी क्रांति है वो है डी झींगा उत्पादन से। इसके बाद प्रश्न नंबर 39, गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ए टमाटर उत्पादन, बी आलू उत्पादन, सी अंडा उत्पादन या डी शलजम उत्पादन? तो गोल्ड क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, कौन सा भारतीय राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपके सामने ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी मध्य प्रदेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो कपास है इसके पहले महाराष्ट्र सबसे प्रथम स्थान पर था, लेकिन अब महाराष्ट्र सेकंड है और जो प्रथम है वो राज्य है ए गुजरात। भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 41, ऑप्शन है ए आसाम, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटका और डी तमिलनाडु? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित की जाती है और विशेषकर अरेबिका प्रजाति की कॉफ़ी जो सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है उसका उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु? दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जलवायु जो होती है वो उष्णकटिबंधीय होती है,
इसलिए, और दूसरा वहाँ पे चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए यहाँ पे जो गेहूँ है उसकी खेती अत्यंत कम की जाती है। लेकिन इनमें से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे गेहूँ की खेती लगभग नहीं की जाती, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो मूंगफली का पूछा गया है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बी गुजरात। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुजरात कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव की नहीं? आपको पता होगा कि धान की प्रजाति की जितनी भी फसलें होती हैं, या जूट हुआ, गन्ना हुआ, इनमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है और इनमें पानी भरा हुआ चाहिए होता है। लेकिन एक फसल ऐसी होती है जिनमें पानी अधिक तो आवश्यक होता है लेकिन उसमें पानी का बहाव बहुत ज़रूरी होता है। पानी अगर जमा तो वो फसल नष्ट हो जाती है। तो वो फसल के लिए ऑप्शन है ए धान, बी चावल, सी गन्ना, या डी चाय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी चाय। आपको लेक्चर में मैंने बताया है कि चाय जो होती है उसको ढलवा जमीन चाहिए होती है जिससे पानी का निष्कासन आराम से हो सके। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ए नासिक, बी नागपुर, सी सोलापुर, या डी उज्जैन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नासिक। प्रश्न नंबर 46, रेशा फसलें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके पास ए जूट, बी गन्ना, ए जूट गन्ना अलसी, बी कपास, मक्का, तंबाकू, सी कपास, सन और जूट, या डी सन, कपास और मक्का। रेशा फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कपास, सन और जूट। सन और जूट से बोरे बनाए जाते हैं, बाकी और सामान बनाया जाता है, और कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 47, झूम एक प्रकार है? ए लोक नृत्य, बी नदी घाटी का नाम, सी जनजाति, या डी कृषि का एक तरीका। तो झूम जो है वो एक कृषि का एक तरीका है। ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो झूम कृषि होती है वो खासकर नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें खासकर ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों को जो पारंपरिक हथियार होते हैं, कुल्हाड़ी या ऐसे हथियारों से काट कर उनको जला दिया जाता है, और जलाने के पश्चात उनकी जो राख होती है उसको उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे खेती की जाती है, और जब 3-4 साल बाद उसकी उत्पादकता कम हो जाती है तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। इस कृषि के इस रूप को झूम कृषि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में लगभग 4 प्रकार के कपास उत्पादित किए जाते हैं, जिसमें से एक कपास होता है जो सहतूती कपास होता है, सहतूत के पेड़ में, और कोकून नाम के कीड़े के द्वारा ये बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा मूंगा कपास होता है, मूंगा रेशम होता है, और एक सहतूती रेशम होता है। तो इन दोनों रेशम का उत्पादन किया जाता है, और सबसे जो फर्स्ट राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, खासकर यहाँ पे सहतूती रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 49, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ए 90%, बी 70%, सी 52%, या डी 40%। तो भारत के लगभग 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। प्रश्न नंबर 50, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, या डी तमिलनाडु। इसमें से देखिए तमिलनाडु में और कर्नाटक में, केरल, तीनों राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है, खासकर नीलगिरी क्षेत्र में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आसाम और साथ में शिमला का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, यहाँ भी चाय का उत्पादन होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। चलिए आज प्रश्न यहीं तक।
और अगर आप लोगों को ये पसंद आते हैं तो मैं अगले लेक्चर में फिर से नए 50 प्रश्न लेकर आपके सामने फिर से आऊँगा। और अगला जो लेक्चर हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं भारत की ऊर्जा संसाधन पर। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये एक दिन बाद मैं ये लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद।